नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम दीपक नाइट्राइट के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 25% करेक्ट हो चुका है, लेकिन मेरी एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक में 25% की और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो मेरा क्या व्यू है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट्स पर नज़र डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 39% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट में 12% की ग्रोथ हुई है। एबिटा में 11% की ग्रोथ हुई है। तो अगर हम ये नंबर्स देखते हैं तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। रेवेन्यू प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी ये रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए हैं। तो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस का परफॉर्मेंस देखने पर पता चलता है कि यहाँ पर एक सीरियस प्रॉब्लम है। रेवेन्यू तो ऊपर जा रहा है, लेकिन आप नेट इनकम देखिए कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। जून 2021 में कंपनी ने 1534 करोड़ का रेवेन्यू किया था और नेट इनकम किया था 302 करोड़ का। अब यह टोटल रेवेन्यू बढ़कर 1748 करोड़ हो चुका है, लेकिन नेट इनकम नीचे आकर 242 करोड़ हो चुका है। तो क्लियरली प्रॉब्लम यह है कि नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का नीचे जा रहा है। रॉ मटेरियल के प्राइसेस इतने ज़्यादा ऊपर बढ़ चुके हैं कि एक टाइम पे दीपक नाइट्राइट का मार्जिन 19-20% के आसपास चल रहा था, वो कम होते होते 13-14% के आसपास आ चुका है। तो मार्केट ने इसी वजह से रिजल्ट को ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स पर नज़र डाल देते हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फेनोलिक्स से 66.6% का रेवेन्यू है। परफॉर्मेंस प्रोडक्ट से 6.2%, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल से 11.5%, बेसिक केमिकल से 15.6% और अदर कैटेगरी से 0.1%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो फेनोलिक्स से 62.4%, परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स 2.6%, फाइन एंड स्पेशलिटी केमिकल 17.1%, बेसिक केमिकल 17.7% और अदर से 0.2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 70.8% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 13.4%, एशिया से 10.8% और यूएस से 4.4%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें तो दीपक नाइट्राइट के जो प्रोडक्ट्स हैं कौन से वर्टिकल्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो कलर में 62%, एग्रो 22%, फ्यूल 9% और फार्मा है 4%। अब कंपनी के फंडामेंटल रेशियोज पर नज़र डाल देते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी 33% है, आरओसी 37% है, जो कि अपने एवरेजेस से ऊपर नज़र आते हैं। तो ऑफकोर्स ये पॉजिटिव सिचुएशन है। कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो लेटेस्ट है 17.77%। अब ये लेटेस्ट से मतलब है FY21 के है। FY21 के बाद ही आपको मार्जिन्स में गिरावट देखने को मिली है। तो फिलहाल इस क्वार्टर में जो मार्जिन चल रहा है वो 13-14% के आसपास है। 3 ईयर एवरेज है 13%, 5 ईयर एवरेज है 10%। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें 0.25 है, जो कि आपको कंटिन्यूसली कम होता हुआ नजर आता है। यहाँ पर एक और पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। कंपनी में प्रॉफिट ग्रोथ के लिए या तो नेट प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल रहेगा और रेवेन्यू में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी तो प्रॉफिट ऊपर जाता है, या तो फिर आपको रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आती है लेकिन मार्जिन स्टेबल हो जाते हैं, मार्जिन्स में बढ़ोतरी होती है तो नेट प्रॉफिट ऊपर जाता है। दीपक नाइट्राइट में केस में रेवेन्यू भी ऊपर गया है और मार्जिन्स भी आपको ओवरऑल 5 ईयर और 3 ईयर एवरेज से ऊपर जाते हुए नजर आए हैं। तो मार्जिन्स ने भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है प्रॉफिट ग्रोथ में, इसीलिए फिलहाल अभी मार्जिन्स नीचे जा रहे हैं तो मार्केट को ये पसंद नहीं आ रहा है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें तो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 45.69%, जिसमें से कुछ प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास है 6.65% का स्टेक। अदर DIS जिसमें मेनली LIC है 4.08% का स्टेक है। LIC के पास अप्रॉक्सीमेटली 3.7% का स्टेक है। FIIs के बारे में बात करें 8.84% का स्टेक है। रिटेल कैटेगरी में 34.73% का स्टेक हमें दिखाई पड़ता है। ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड और FIIs कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग कम करते जा रहे हैं, जबकि अदर DIS ने, जहां पर मेनली ऑफकोर्स LIC आता है, वो अपनी होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट आपको लगातार ऊपर जाता हुआ नजर आया। जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि ग्रोथ जो हुई है नेट प्रॉफिट में, उसका रीजन दोनों है कि रेवेन्यू भी ऊपर गया और मार्जिन्स भी बढ़ते हुए नजर आए। इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी हमें बहुत ही तेजी से 0.08 थाउजेंड करोड़ से बढ़कर 0.78 थाउजेंड करोड़ होती हुई नजर आई है, वो भी सिर्फ 4 सालों में।
एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 11 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 72% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 3040 का टारगेट है जो कि 31% का अपसाइड दिखाता है। मीडियन है 2623 जो कि 13% का अपसाइड दिखाता है। और लोअर साइड पे 1683 का टारगेट है जो कि 27% का डाउनसाइड दिखाता है। 32,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, 2314 का लास्ट रेट प्राइस है, 29 का पीई रेशियो है। तो वैल्यूएशन बहुत महंगा नहीं कह सकते, लेकिन सस्ता भी यहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में सितंबर तक अच्छी तेज़ी चल रही थी, फिर यहाँ पर 3000 तक स्टॉक पहुँच चुका था, लेकिन एक ही दिन में स्टॉक क्रैश होता हुआ नजर आया। 2800 के लेवल से आपको डायरेक्ट 2500 तक आता हुआ नजर आया और वीकनेस कंटिन्यू रहती हुई नजर आई। 2000 के आसपास सपोर्ट लिया, वहाँ पर हमें बॉटम बनता हुआ नजर आया, फिर से तेज़ी देखने को मिली, स्टॉक 2700 तक गया, लेकिन फिर से गिरावट देखने को मिली। तो ओवरऑल आपको यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला है सितंबर से करके फरवरी तक। फरवरी भले ही कंप्लीट नहीं हुआ है, जनवरी आप कंसीडर कर सकते हैं। कोई खास मूवमेंट यहां पर दिखाई नहीं पड़ता है। नेट टू नेट बेसिस पे स्टॉक वहीं पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक फिलहाल अपने 20, 50 और 100 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे है। 200 डेज का मूविंग एवरेज अब भी इंटैक्ट नजर आता है और ये जो तीनों मूविंग एवरेजेस हैं साइडवेज हो चुके हैं। इसका मतलब है कि स्टॉक में मोमेंटम तो खत्म हो चुका है। RSI 44 है, यहाँ पर भी वीकनेस ही दिखाई पड़ती है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलेगा कि स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल स्टॉक थोड़ा सा रेस्ट लेता हुआ नजर आता है। स्टॉक हमें यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। वीकली RSI 50.96 है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वीक अब तक नहीं है, मोमेंटम भी दिखाई नहीं पड़ता, तो ये दोनों सिचुएशन फिलहाल दिखाई पड़ती है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर भी हमें यहाँ पर टॉप फॉर्मेशन जैसा कुछ दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखिए एक वीक कैंडल हुई, फिर यहाँ पर एक दूसरी वीक कैंडल आपको देखने को मिली। तो फिलहाल के लिए अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड नजर आता है। मंथली RSI 71.88 है, तो मंथली चार्ट पे तो मोमेंटम अब भी स्ट्रांग ही है। स्टॉक के डेली चार्ट पर मैंने 3 लाइंस ड्रॉ की है। सबसे पहले ब्लैक लाइन के बारे में बात करते हैं जो कि 2000 का सपोर्ट जोन है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि स्टॉक हमें 2000 तक आता हुआ नजर आ सकता है। तब तकरीबन ये स्टॉक 2400 के 500 के आसपास चला था, मुझे एकदम याद नहीं है। तो 2000 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है, वहां पर सपोर्ट ले सकता है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। एक बार के लिए सपोर्ट बना, फिर स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल यहाँ पर सिचुएशन चेंज होती हुई नजर आती है। अब रेड लाइन के बारे में बात करें तो ये है 2400 का जोन। 2400 के जोन में हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आते हैं। उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ था, स्टॉक अभी नीचे आ गया, फिर से उसी लेवल पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है। तो जब तक ये लेवल नहीं टूट जाता है तब तक बिल्कुल भी मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर ये 2400 के नीचे रहता है तो ये साइडवेज रहेगा या फिर वीक रहेगा। अब ग्रीन लाइन के बारे में बात करते हैं। ये ग्रीन लाइन है 1700 का लेवल। ये लाइन मैंने इसीलिए ड्रॉ की है क्योंकि मेरा मानना है कि 2000 का लेवल भी टूटता हुआ नजर आएगा। उसका लॉजिक मैं थोड़ी देर में शेयर करता हूं। 1700 का लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस लिए थे और मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिए थे और यहां पर टाइम स्पेंड किया था स्टॉक ने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहां पर 4-5 महीने निकाल दिए थे, इसीलिए 1700 का लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 1700 का लेवल क्यों आ सकता है, इसका रीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। स्टॉक का देखिए ये जो ट्रेंड लाइन आपको नजर आता है, स्टॉक इसी ट्रेंड लाइन पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया, मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, यहीं से आपको बाउंस बैक करता हुआ नजर आता है। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। नीचे गिरा स्टॉक, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन इस हाई को ये क्रॉस नहीं कर पाया, वापस नीचे आया और सेम ट्रेंड लाइन पे इससे सपोर्ट लेना पड़ा है, ऊपर जा रहा है, फिर भी यहां पर आपको स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिल रही है। और इसका जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये जो रेड लाइन भी आपको दिखाई पड़ती है, यहां पर भी स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले लिया है। तो जब मल्टीपल टाइम स्टॉक किसी एक ही लेवल पर आता है तो वो सपोर्ट वीक हो जाता है। इसीलिए यहां पर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये जो 2000 का लेवल है उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं और 1700 का लेवल आ सकता है, उसके चांसेस यहां पर बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो लॉजिकली यहां पर मैंने अपना व्यू आपके साथ शेयर कर लिया है। तो फिलहाल यहां पर करना क्या चाहिए, तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपनी अच्छी है,
उसमें कोई डाउट नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई अगर ओवरबोर्ड हो चुका है, एलोकेशन 3% का करना था 4% का हो गया है, 5-7%, कई लोग तो 10% का भी कर चुके हैं क्योंकि स्टॉक में तेजी इतनी अच्छी देखने को मिली है, तो फोमो में आ जाते हैं, थोड़े ग्रीड में आ जाते हैं, तो वहाँ पर स्टॉप लॉस रखना मेरे हिसाब से ज़रूरी हो जाता है, ट्रेडर्स के लिए भी ज़रूरी हो जाता है। तो स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए, ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम देखें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो स्टॉप लॉस बनकर आता है अप्रॉक्सीमेटली हमें 2100 का दिखाई पड़ता है। 2100 पे स्टॉक आता है तो स्टॉक वीक हो जाएगा, वहां से गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव हो जाएगा। अगर बाय चांस तब मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव हो जाता है तो स्टॉक ऊपर चला जाएगा, तो आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 2000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इस हिसाब से आप 1980 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप 1980 का स्टॉप लॉस लेते हैं तो ये एक कंजर्वेटिव स्टॉप लॉस होगा, और अगर आप ये 2100 का स्टॉप लॉस लेते हैं तो ये थोड़ा सा अग्रेसिव स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब अपने नीड के हिसाब से स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं। कंपनी में पॉजिटिव क्या है, फंडामेंटल्स आपको अच्छे नजर आते हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, पिछले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है, वैल्यूएशन आपको फेयर नज़र आता है, दूसरी केमिकल कंपनीज के हिसाब से इसका वैल्यूएशन ठीक ठाक है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश नज़र आते हैं, 72% के एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी की राय दे रहे हैं। टेक्निकल्स अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना ही वीक है ना ही स्ट्रांग है, तो ये अभी फिलहाल वीक नहीं है, वो भी एक पॉजिटिव हो गया है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी इतनी चल रही है, और LIC ने अपना स्टेक इंक्रीज किया है, ये भी एक पॉजिटिव है। अब नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो Q3 के जो रिजल्ट्स आए हैं वीक देखने को मिले हैं, मार्जिन्स अब भी आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया 20% से गिरकर ऑलमोस्ट 13% आ चुका है, तो अब कब वापस ऊपर जाएगा ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और FIIs DIIs अपना स्टेक बेच रहे हैं, DIIs मतलब म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो म्यूचुअल फंड और FIIs दोनों ने अपना स्टेक रिड्यूस किया है और कंटिन्यूसली रिड्यूस करते आ रहे हैं, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए एग्जैक्ट अगर हम 5-10 दिन की बात करें तो स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज नजर आता है, अवॉइड करना चाहिए। जब तक ये स्टॉक 2400 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर खरीदारी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और एक बात मैं और कह देता हूँ कि अगर ये 2400 के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो 1700 भूल जाइए, आपको 2000 का लेवल भी देखने को नहीं मिलेगा। अब मिड टर्म के बारे में बात करें तो आप खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, लेकिन अभी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम हो गई है। 2000 का सपोर्ट इतनी बार टेस्ट हो चुका है कि वो सपोर्ट वीक हो गया है, वो जोन वीक हो गया है, तो यहाँ पर मिड टर्म के लिए भी मैं पर्सनली यहाँ पर अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूँगा। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो 2000 के जोन में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं और बाद में 1700 के जोन में एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी 2-4 महीने पहले ही 2000 के जोन में खरीदारी कर ली है तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाद में 1700 के जोन में इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक लास्ट पॉइंट में और शेयर करना चाहूँगा कि जो स्टॉप लॉस हम बार बार बताते हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस पे निकल जाएंगे, फिर अगर बाय चांस स्टॉक वापस स्ट्रांग हो जाता है तो वापस 2-4% महंगा हम खरीद सकते हैं, लेकिन एक बार स्टॉप लॉस को हमने इग्नोर कर दिया, मार्केट से फाइट करने लगे और बाद में स्टॉक 20-25% गिर गया, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, या तो होल्ड करना पड़ेगा या फिर आपको 20-25% के लॉस पे बेचना पड़ेगा या फिर और एवरेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम रात बार आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट करते हैं। एट लास्ट आपका ही डिसीजन है, आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप लॉस को सहन कर सकते हैं तो अच्छी कंपनीज में स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लॉस से पैनिक हो जाते हैं तो स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टूल है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।